सब स्टूडेंट्स का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपको घूमती हुई निर्देश फ्रेम में निर्देशांक रूपांतरण बताने जा रहा हूँ। हमने मान लिया दो फ्रेम है, एक एस और एक एस डैश। एस फ्रेम स्थिर है और एस डैश फ्रेम उसके चारों तरफ एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट करती है। जब एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष रोटेट करती है तो मूल बिंदु तो बेनिस्ट रहेगा, लेकिन तीनों अक्षों की जो दिशाएं हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश की जो दिशाएं हैं वो लगातार बदलती रहेंगी। तो जब तीनों अक्षों की दिशाएं लगातार बदलती रहेंगी तो इकाई सदिश भी लगातार बदलते रहेंगे। हमने मान लिया कोई पी बिंदु है जिसके निर्देशांक एस फ्रेम का जो प्रेक्षक है वो मापता है एक्स, वाई, जेड और टी, और एक्स एस डैश फ्रेम का जो प्रेक्षक है वो उन निर्देशांकों को मापता है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। अब इस पी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाएं तो दोनों फ्रेम के जो मूल बिंदु हैं वो बेनिस्ट है और ओ डैश एक ही जगह पर है। तो पी को मूल बिंदु से मिलाएंगे तो एस फ्रेम का स्थिति सदिश आर और एस डैश फ्रेम का स्थिति सदिश आर डैश दोनों सेम होंगे, यानी कि आर इक्वल टू आर डैश। तो अगर निर्देशांकों के रूप में लिखें तो आर इक्वल टू आर डैश इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और इक्वल टू एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जेड जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। अब इस इक्वेशन में से हम आर इक्वल टू एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश इक्वेशन लेते हैं और इसका समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी इंटू आई डैश प्लस एक्स डैश इंटू डी आई डैश अपॉन डी टी। अब ये यहाँ बात गौर करने की है कि जब अक्षें बदल रही हैं लगातार तो इकाई सदिश भी लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, तो फिर इकाई सदिश में भी परिवर्तन की दर निकलेगी, यानी कि इकाई सदिश भी वेरिएबल की तरह ही होंगे। तो फिर आई डैश का भी अवकलन होगा तो डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश प्लस वाई डैश डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश का अवकलन करेंगे तो डी जेड डैश अपॉन डी टी के डैश प्लस जेड डैश डी के डैश अपॉन डी टी। अब यहाँ एक नया अवकलन आता है इकाई सदिशों का अवकलन, डी आई डैश अपॉन डी टी, डी जे डैश अपॉन डी टी और डी के डैश अपॉन डी टी। इसको ज्ञात करने के लिए हम v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर जो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है उसका उपयोग करते हैं। तो v यानी कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। और ये जो समीकरण है ये समीकरण हमको इकाई सदिशों के अवकलन प्रदान करता है। यहाँ से हमको संकेत मिलता है कि अगर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर में आर की जगह कोई भी सदिश रख दें तो हमको उसका अवकलन प्राप्त हो जाएगा। तो आर की जगह हमने आई डैश रखा तो डी आई डैश अपॉन डी टी मिल जाएगा, जे डैश रखेंगे तो डी जे डैश अपॉन डी टी मिल जाएगा, और के डैश रखेंगे तो डी के डैश अपॉन डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ से डी आई डैश अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई डैश, डी जे डैश अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे डैश और डी के डैश अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के डैश। ये तीनों वैल्यू ऊपर हम रखेंगे तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आई डैश प्लस ओमेगा क्रॉस जे डैश प्लस ओमेगा क्रॉस के डैश।
साथ में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश भी हैं। तो उसमें से ओमेगा अगर कॉमन ले लें क्रॉस के साथ, तो ओमेगा क्रॉस इंटू एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश। अब ये एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश वापस आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। और ये जो तीन अवकलन बचे हैं डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी, ये एस डैश फ्रेम में वेग के घटक हैं, तो हम इसको डी डैश आर अपॉन डी टी लिख देते हैं। चूँकि आर और आर डैश बराबर हैं, तो एस और एस डैश फ्रेम में अवकलन को भिन्न करने के लिए हमने आर की बजाय डी पर डैश लगा दिया है। तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब यहाँ से अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से आर को एलिमिनेट कर दें, आर को हटा दें, तो हमारे पास डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस ये राशि बचती है, और इसको हम कहेंगे ऑपरेटर्स का इक्वेशन, संकारकों का समीकरण। इस संकारक के समीकरण को वापिस मूल समीकरण पर ही ऑपरेट कर देते हैं, यानी कि इसका अवकलन जहाँ से संकारक प्राप्त हुआ है उसी समीकरण में अवकलन कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में अवकलन होगा और राइट साइड का राइट साइड में अवकलन होगा। तो लेफ्ट साइड में डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू डी डैश टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर डैश अपॉन डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी, या डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी डैश टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर त्वरण है, तो राइट साइड में भी जो राशियाँ होंगी वो विमा के हिसाब से त्वरण होंगी। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी त्वरण है, डी डैश टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर भी त्वरण है, और ओमेगा क्रॉस आर भी त्वरण है। यहाँ से डी डैश टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी डैश टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस टू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। और यहाँ से हम इन त्वरणों का नोमेनक्लेचर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो त्वरण है डी डैश टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एस डैश फ्रेम में त्वरण है। डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर ये एस फ्रेम में त्वरण है, और ये जो राशि विशेष है माइनस टू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी, ये कोरियोलिस त्वरण कहलाता है। और माइनस ओमेगा क्रॉस आर, इसको हम अपकेंद्री सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, अपकेंद्री त्वरण कहते हैं। तो इस समीकरण से हमको घूमते हुए निर्देश फ्रेम में त्वरण रूपांतरण समीकरण प्राप्त होते हैं, और यहाँ से हमको एक नया त्वरण कोरियोलिस त्वरण प्राप्त होता है। तो आगे जो हम चर्चा करेंगे वो विशेष कोरियोलिस त्वरण की ही करेंगे। तो इस कोरियोलिस त्वरण का जो मान है वो आता है माइनस टू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी। इसको अगर वस्तु के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर त्वरण द्रव्यमान से गुणा होकर के बल देता है। तो अब जो बल प्राप्त होगा उसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। तो कोरियोलिस बल एफ सी फॉर कोरियोलिस, तो एफ सी इक्वल टू एम इंटू डी डैश टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी। तो ये जो कोरियोलिस बल प्राप्त हुआ ये घूमती हुई निर्देश तंत्र के लिए एक विशेष कोऑर्डिनेट है, एक विशेष राशि है।
आगे चल कर के हम देखेंगे कि ये कोरिलेस बल बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित करता है। तो कोरिलेस बल इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r अपॉन dt, अर्थात ये वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के एस डैश फ्रेम में वेग के क्रॉस गुणा और द्रव्यमान से गुणा होकर के दुगना होता है विद माइनस साइन। ये कोरिलेस बल प्राप्त होता है। अब अगर हम यहाँ से देखें F इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r अपॉन dt से, तो ये कोरिलेस बल शून्य होगा यदि m इक्वल टू 0 हो, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो तो शून्य द्रव्यमान की वस्तु पर कोई कोरिलेस बल नहीं लगता। दूसरा केस है यदि ओमेगा इक्वल टू 0 हो, अर्थात एस डैश फ्रेम अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो कोरिलेस बल शून्य होगा, अर्थात स्थिर फ्रेम में कोरिलेस बल नहीं लगता है। कोरिलेस बल केवल घूर्णन करती हुई फ्रेम में ही लगता है, जिसके लिए ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तीसरा केस है कि यदि ओमेगा और डी डैश आर अपॉन डी टी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, एक दूसरे के समांतर हों, तो इनके बीच का कोण होगा 0 और क्रॉस गुणा हो जाएगा 0, तो कोरिलेस बल भी हो जाएगा 0। तो अगर जिस दिशा में एस डैश फ्रेम घूम रही है वस्तु का रेखीय वेग भी उसी दिशा में हो, तो उस स्थिति में कोरिलेस बल का मान 0 होता है। इस प्रकार कोरिलेस बल के शून्य होने की ये 3 स्थितियां होती हैं कि m 0 हो, ओमेगा 0 हो, या ओमेगा और डी डैश आर अपॉन डी टी एक दूसरे के पैरेलल हो। आगे चल करके जैसे मैंने बताया कोरिलेस बल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इन कोरिलेस बल की सहायता से हम प्राकृतिक घटनाएं जैसे चक्रवात का आना, नदियों द्वारा कटाव और पृथ्वी पर रेखीय गति कर रहे वस्तु पर गति के कारण जो कोरिलेस बल का प्रभाव है, ये कोरिलेस बल के द्वारा समझाया जा सकता है। तो कोरिलेस बल एक विशेष बल है जिसकी सहायता से हम कई प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये कोरिलेस बल -2m ओमेगा क्रॉस d डैश r अपॉन dt, और ये तब लगता है जब घूर्णन करना वस्तु घूर्णन करती हुई फ्रेम में स्थित होती है। अब चूंकि पृथ्वी भी लगातार अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, पृथ्वी का ओमेगा कोणीय वेग निश्चित होता है, तो पृथ्वी वेग घूर्णन करती हुई निर्देश फ्रेम एस डैश है। तो इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु गति करेगी, यानी कि जिसका भी डी डैश आर अपॉन डी टी अशून्य होगा, उस पर कोरिलेस बल लगेगा। जब कोरिलेस बल लगेगा तो बल का लक्षण है कि वो वस्तु की गति में परिवर्तन कर देता है, अर्थात पृथ्वी पर गतिशील कोई भी वस्तु कोरिलेस बल के कारण प्रभावित हो जाती है। ये प्रभाव कितना है, ये संबंधित टॉपिक में हम देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।